अंडमान निकोबार हिमालय पर्वत का ही एक श्रृंखला है जो बंगाल के खाड़ी में ऊपर निकला हुआ है। देखिए ये पानी के अंदर में यहाँ पर काफी नीला है, यानी इस क्षेत्र में पानी का गहराई बहुत ज्यादा है। और यहाँ थोड़ा थोड़ा आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा गहरा उथला सा महसूस होता है। देखिए तो ये सब समुद्र में डूबे हुए पर्वत श्रृंखला ही है, और उन पर्वत श्रृंखला की चोटियां कुछ ऊपर आ गई हैं पानी के, तो एक आइलैंड की तरह है। तो इसे ही यही अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर में कोको आइलैंड है। यहां पर देखिए कोको आइलैंड, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसके उत्तर में ये छोटे छोटे दो, देखिए ये छोटे छोटे दो द्वीप दिख रहे हैं, ये लिटिल कोको आइलैंड और ग्रेट कोको आइलैंड। इन दोनों आइलैंड पे म्यांमार का अधिकार है। और कोको आइलैंड के भी उत्तर में एक यहाँ पे आइलैंड है, नाम है प्रीपेरिस आइलैंड। इस आइलैंड पर भी म्यांमार का अधिकार है। उसके बाद यहां से प्रारंभ होता है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसपे भारत का अधिकार है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। इसका अक्षांश और देशांतरी विस्तार देखते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर, यहां देखिए इंदिरा पॉइंट है, यहां से 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर यहां तक 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का देशांतरी विस्तार इस प्रकार से है। 92 डिग्री, इस क्षेत्र में देखिए 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का देशांतरी विस्तार है। देखिए अक्षांशीय विस्तार काफी चौड़ा है, 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, मगर देशांतरी विस्तार बहुत कम है। देखिए 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 94 डिग्री पूर्वी देशांतर तक ही विस्तार है, क्योंकि काफी पतला एरिया है। देख लीजिए यहाँ से 10 डिग्री चैनल को ही 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। 10 डिग्री चैनल के उत्तर में ये एरिया, इसको बोलते हैं अंडमान द्वीप समूह। और 10 डिग्री चैनल के दक्षिण में ये इस एरिया को, यहां से लेकर यहां तक, इसको बोलते हैं निकोबार द्वीप समूह। इस पूरे क्षेत्र को अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। 10 डिग्री चैनल लगभग 155 किलोमीटर चौड़ाई में है, यहां से लेकर यहां तक इसकी चौड़ाई 155 किलोमीटर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा चोटी सैडल पीक है। सैडल पीक, यह है सैडल पीक। इसकी टोटल ऊंचाई है 737 मीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा चोटी सैडल पीक है, जो नॉर्थ अंडमान में है। टोटल ऊंचाई 737 मीटर। चलते हैं आगे। मिडिल अंडमान अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, जो दक्षिण अंडमान पर स्थित है। यहां देखिए ये साउथ अंडमान है इस क्षेत्र में, और इधर लिटिल अंडमान। इसके बीच में जो समुद्री इलाका है, जो छिछला समुद्री इलाका है, उसे डक्कन पास बोलते हैं। भारत का बैरन द्वीप, जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, मिडिल अंडमान के पूर्व में है। इस क्षेत्र में देखिए ये भारत का बैरन द्वीप है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। 28 मई 2005 को यह ज्वालामुखी सक्रिय हुआ, यानी यहां से लावा निकलना प्रारंभ हुआ, और आज भी इस ज्वालामुखी से लावा निकलता रहता है। यह भारत का बैरन द्वीप है। ये देखिए इसमें से ये सब लावा आज भी निकलते रहते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप। अंडमान द्वीप समूह का, यहां पे निकोबार नहीं बोला जा रहा है, अंडमान द्वीप समूह का उत्तर से दक्षिण में क्रम इस प्रकार से है। नॉर्थ अंडमान, उसके बाद मिडिल अंडमान, मिडिल अंडमान के बाद साउथ अंडमान, यहां पे साउथ अंडमान है। साउथ अंडमान के बाद लिटिल अंडमान है। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में जो समुद्र का छिछला क्षेत्र है, इसे डक्कन पास बोला जाता है। अंडमान द्वीप समूह के पास पश्चिम में दो ये छोटे छोटे द्वीप हैं। लिटिल अंडमान के पास में यहां पर साउथ सेंटिनल आइलैंड है। यहां पर देखिए ये आइलैंड साउथ सेंटिनल है, और साउथ सेंटिनल के नॉर्थ में, इस क्षेत्र में देखिए नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है। नॉर्थ सेंटिनल और साउथ सेंटिनल आइलैंड यहां पर है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड एक ऐसा आइलैंड है जहां पर नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पे कुछ जनजाति रहती है। औपचारिक रूप से इनका तो कोई नाम नहीं बताया गया है, मगर नॉर्थ सेंटिनल जनजाति के नाम से ही इन्हें जाना जाता है। यह जनजाति बाहरी दुनिया से कोई भी संपर्क नहीं रखना चाहता, क्योंकि यहां पर एक अमेरिकी व्यक्ति जाने का कोशिश किया था जिसका नाम था चाऊ, तो ये लोग उसका हत्या कर दिए थे। यह पूरा क्षेत्र निकोबार द्वीप समूह है।
यह पूरा क्षेत्र निकोबार द्वीप समूह है। निकोबार द्वीप समूह को उत्तर से दक्षिण की तरफ इस प्रकार से इनके आइलैंड का नाम है। आइए देखते हैं, यहां पर देखिए कार निकोबार है, कार निकोबार, कार निकोबार और लिटिल अंडमान। यहां देखिए कार निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच में जो चौड़ा समुद्री क्षेत्र है इसको 10 डिग्री चैनल बोलते हैं। अब 10 डिग्री चैनल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां से 10 डिग्री अक्षांश गुजरता है, इसलिए इसे 10 डिग्री चैनल कहते हैं। निकोबार द्वीप समूह में सबसे उत्तर में कार निकोबार है। उसके बाद यहां पे छोटा सा आइलैंड है बाटीमालो आइलैंड, और इसके दक्षिण में यह वाला चौरा आइलैंड, चौरा आइलैंड के दक्षिण में ट्रेसला आइलैंड। यहां पर देखिए लिटिल निकोबार है, लिटिल निकोबार के दक्षिण में ग्रेट निकोबार है। ग्रेट निकोबार आइलैंड पर ही इंदिरा पॉइंट है। यहां पर देखिए यह इंदिरा पॉइंट है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। यहां से भारत का सीमा समाप्त हो जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उत्तर से दक्षिण की तरफ 2 ज्वालामुखी है। एक ज्वालामुखी यहां पर देखिए है नारकोडम आइलैंड। नारकोडम आइलैंड का भी निर्माण ज्वालामुखी क्रियाओं से हुआ है। यह एक शांत ज्वालामुखी है, इसमें से लावा अभी नहीं निकलते। यहां पर देखिए बिल्कुल हरा भरा है, प्राकृतिक सौंदर्य का काफी अद्भुत नजारा है। यह नारकोडम आइलैंड है। नारकोडम आइलैंड के दक्षिण में यहां पर देखिए बैरन आइलैंड है। इसके बारे में भी बताया है, इसी वीडियो में इसके बारे में बता चुका हूं। बैरन आइलैंड है, देखिए बैरन आइलैंड पे लावा निकल रहे हैं। 2005 से यहां पे लावा निकल रहे हैं। तो जिस क्षेत्र में गर्म लावा निकल रहे हैं वहां पर देखिए कोई भी पेड़ पालो नहीं है, कोई भी पेड़ पौधा नहीं है, कोई जीव यहां नहीं रहेगा, क्योंकि गर्म क्षेत्र है, लावा हमेशा निकलते हैं। यह सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप के उत्तर में ही, उत्तर में चलने पर यहां पर देखिए यह मिलता है नारकोडम आइलैंड। यहां पे कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहां पेड़ पौधा न हो, यानी यह ज्वालामुखी भूतकाल में कभी सक्रिय था, अब इसमें से कोई लावा नहीं निकलते, गर्म मैग्मा नहीं निकलते, इसलिए यह सुसुप्त ज्वालामुखी है। कुछ अन्य परीक्षा उपयोगी प्रश्न को देख लेते हैं। अंडमान द्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों की संख्या है? यानी अंडमान द्वीप समूह कितने द्वीपों से मिलकर बनता है? तो वह 204 द्वीपों से मिलकर अंडमान द्वीप समूह बनता है। इसी प्रकार निकोबार द्वीप समूह, ये एरिया निकोबार द्वीप समूह कितने द्वीपों से मिलकर बनता है? तो निकोबार द्वीप समूह में कुल छोटे छोटे 19 द्वीप हैं। निकोबार द्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यह देखिए ये निकोबार द्वीप समूह है, इसका सबसे बड़ा द्वीप देखिए है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, जिसपे इंदिरा पॉइंट है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंची पर्वत शिखर सैडल पीक है। यहां पर ध्यान दीजिए, केवल निकोबार द्वीप समूह का सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर क्या है? ये जो एरिया है निकोबार द्वीप समूह का, इसका सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर है थुलियर पर्वत। क्या नाम है उसका? थुलियर पर्वत। निकोबार द्वीप समूह में ये देखिए नौकोरी द्वीप है, यहां पे सबसे ज्यादा गहरे पानी वाले जो पोताश्रय है यहां पर है। अब आइए देखते हैं भारत के अन्य द्वीपों के बारे में। चलते हैं गंगा सागर आइलैंड पे। गंगा सागर आइलैंड को ही सागर द्वीप कहा जाता है। अब इसका लोकेशन यहां पर देख लीजिए। गंगा सागर आइलैंड कोलकाता से, यहां देखिए कोलकाता है और यहां पर गंगा सागर आइलैंड है। तो कोलकाता से इसकी दूरी लगभग 150 किलोमीटर है। यह पूरा क्षेत्र गंगा सागर आइलैंड का लगभग 300 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। इस आइलैंड पर जनसंख्या निवास करती है और भारत के 43 गांव यहां पर है। और यह पश्चिम बंगाल सरकार के अंतर्गत गंगा सागर आइलैंड आता है और इस पे 43 गांव बसे हुए हैं। इसी आइलैंड पर रॉयल बंगाल टाइगर का प्राकृतिक आवास है। यहां के वनस्पति मैंग्रोव वन है। मैंग्रोव वन क्या होते हैं इसको जान लीजिए। मैंग्रोव वन उन स्थानों पर होता है जहां पे समुद्र का खारा पानी, ये देखिए समुद्र है, ये एरिया सागर है, और यह जा रहा है गंगा नदी। यह देखिए जा रहा स्थल से गंगा नदी, जिसका पानी क्या है? मीठा है, और सागर का पानी क्या होता है? खारा। इन दोनों के मिलने के स्थान पर मैंग्रोव वन का उत्पत्ति होता है। मैंग्रोव वन इस तरह से होते हैं, देखिए ये एक वृक्ष हो गया और इसकी जो जड़ें हैं ये सब पानी है, मान लीजिए ये सब पानी है, इनकी जड़ें पानी से बाहर निकली होती है, फिर पानी में जाती है, फिर बाहर निकलती, इस तरह से इनकी बने इस तरह से मैंग्रोव वन के जड़ होते हैं। मैंग्रोव वन जैव विविधता के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, क्योंकि
मछलियां आके इस मैंग्रोव वन में अंडा देती हैं और यहाँ पे कई प्रकार के जीव रहते हैं। मैंग्रोव वनों का पारिस्थितिकी में बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि यहाँ पर ये तटों का कटाव रोकते हैं। जब सागर की लहरें आती हैं इन तटों पे, तो इन वृक्षों के कारण इनके जो जड़ें काफी मजबूत होती है, इससे तटों का कटाव रुकता है और यहाँ पे मछलियां आके रहती हैं, अंडे देती हैं, अन्य जीव भी अपना निवास यहीं पे बनाते हैं। अब मैंग्रोव वन विश्व में किन स्थानों पर पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन विश्व में 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में ही पाया जाता है, अर्थात उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। गंगासागर आइलैंड हिंदुओं के लिए एक धार्मिक स्थल भी है। प्रत्येक वर्ष यहाँ पे मकर संक्रांति के अवसर पे लाखों हिंदू श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। गंगासागर द्वीप पर ही कपिल मुनि का आश्रम है। यहाँ पर देखिए, ये कपिल मुनि का आश्रम है। यहाँ प्रत्येक वर्ष लाखों हिंदू श्रद्धालु आते हैं। गंगासागर आइलैंड पे मृत्यु हो गया था। राजा सगर के वंशज में जब राजा भागीरथ आए, जब भागीरथ राजा बने, तो उन्होंने अपने 60,000 पूर्वजों के मोक्ष प्राप्ति के लिए गंगा को तपस्या करके धरती पर लाई। ये पुराणों की मान्यता है। कहा जाता है कि गंगा सागर में एक बार इस एरिया में नहाने पर या गंगा सागर में एक बार डुबकी लगाने पर 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर का और 1000 गाय दान करने के समान फल मिलता है। यानी गंगा सागर में डुबकी लगाने से 10 अश्वमेध यज्ञ में 10 अश्वमेध यज्ञ और 1000 गाय दान करने के समान फल मिलता है। ये चीजें मान्यता का है, हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ज्यादा इसके अंदर नहीं घुसेंगे। अब इस द्वीप का निर्माण देखिए नदियों के निक्षेप के द्वारा हुआ है। ये तो गहरा नीला दिख रहा है, भविष्य में यह भी भूमि बन के उभरेगा, क्योंकि नदियां प्रत्येक वर्ष अपने साथ, नदियां हमेशा अपने साथ निक्षेप लेके आते हैं, अवसाद लेके आते हैं। नदियां कुछ न कुछ बालू, बजरी, कंकड़, पत्थर बहा कर ले जाते हैं। यहां से जब नदी आती है तो काफी तेज धारा इसका रहता है, क्योंकि जमीन से ये सागर की तरफ आते हैं और सागर हमेशा जमीन से नीचे होता है, तो इनकी स्पीड ज्यादा होती है और अपने साथ भूमि का पत्थर, बजरी, कंकड़ ये सब अपर्दित करके लेके आते हैं। मगर यहाँ जैसे ही सागर में आते हैं तो इनका स्पीड इतना धीमा हो जाता है कि अपने साथ लाए इन अवसादों को आगे तक नहीं ढो पाते हैं और इसके कारण यहाँ जमा करते जाते हैं और लाखों हजारों सालों के बाद जमा करते करते वो एक आइलैंड के रूप में वो अवसाद निकल के आते हैं। देख लीजिए छोटे छोटे ये सब आइलैंड दिख रहे हैं, जो कि नदियों द्वारा निक्षेपित की गई अवसादों के कारण ही बना है। चलते हैं आगे। गंगा सागर, यहां पर गंगा सागर है और गंगा सागर के पूर्व में यहां पर देखिए न्यू मुरे द्वीप है। न्यू मुरे द्वीप लगभग 9 किलोमीटर परिधि वाला एक निर्जन द्वीप है। निर्जन द्वीप मतलब यहां पे न वनस्पति है न ही कोई निवास करता है। न्यू मुरे द्वीप को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद भी है, क्योंकि देखिए यह एरिया भारत का है और इस क्षेत्र में बांग्लादेश है, तो विवाद का विषय है न्यू मुरे द्वीप। न्यू मुरे द्वीप को बांग्लादेश में दक्षिणी तालपट्टी कहते हैं, भारत में इसे पूर्वासा कहते हैं। न्यू मुरे द्वीप को बांग्लादेश में दक्षिणी तालपट्टी कहते हैं और भारत में इसका क्या नाम है? पूर्वासा। न्यू मुरे द्वीप 1954-55 में समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 2 से 3 मीटर थी, मगर वर्तमान समय में यह समुद्र में धीरे धीरे समा गया है। यानी ये देखिए पानी के अंदर धीरे धीरे यह समाता जा रहा है। न्यू मुरे द्वीप पे भारत ने सन 1989 ईस्वी में नौसेना का जहाज और बीएसएफ के जवानों को तैनात किया था और यहां पे तिरंगा भी फहराया गया था। मगर वर्तमान स्थिति इसका यह है, न्यू मुरे द्वीप का, कि यह समुद्र में समा चुका है। 1996 में भी एक आइलैंड समुद्र में समा गया इसी तरह से। सुंदरवन में लोहाछारा नामक द्वीप एक था, 1996 में समुद्र में समा चुका है। अब देखिए ये जैसे द्वीप हैं, धीरे धीरे जैसे 2 से 3 मीटर ऊंचाई पर न्यू मुरे द्वीप था, 1955-56 में था। अब ये समुद्र में समाया क्यों?
ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो पहाड़ों में ध्रुवों पे बर्फ जमा है वो पिघल पिघल के अब उसका पानी क्या बर्फ जो था बर्फ के रूप में था, अब वो पानी पिघल पिघल के कहाँ आ रहा है, समुद्र में आ रहा है। तो समुद्र का सतह बढ़ता जा रहा है। इसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ता है और तापमान बढ़ने की वजह से जो हिमखंड जमा है पहाड़ों पर, ऊंचाइयों पर या ध्रुवों पर, वो पिघल पिघल के समुद्र में आ रहे हैं और समुद्र का पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है और जमीन धीरे धीरे विश्व की कम होते जा रहे हैं। छोटे छोटे आइलैंड समाते जा रहे हैं समुद्र में। आगे चलते हैं। व्हीलर द्वीप या उसका दूसरा नाम भी है अब्दुल कलाम द्वीप। व्हीलर द्वीप या तो अब्दुल कलाम द्वीप, यह देखिए यहां पर है, यह है व्हीलर द्वीप जिसे अब्दुल कलाम द्वीप भी कहते हैं। व्हीलर द्वीप उड़ीसा के तट के पास है। यह देखिए यह एरिया उड़ीसा का है। उड़ीसा के तट के करीब में ही व्हीलर द्वीप है। यहां पर देखिए भारत का यहां से लेकर यहां तक का क्षेत्र पूर्वी घाट बोलते हैं और केरल से लेकर यहां तक देखिए इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट। तो भारत के पूर्वी घाट से व्हीलर द्वीप की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है। ये देखिए पूर्वी घाट है भारत का, यहां से इसका दूरी लगभग 10 किलोमीटर है। व्हीलर द्वीप का देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। मिसाइलों का परीक्षण यहीं पर होता है। अब इसका एरिया देख लीजिए बहुत ही छोटा है। व्हीलर द्वीप का लंबाई 2 किलोमीटर है और इसका पूरा क्षेत्रफल 390 एकड़ में है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने 1993 में डीआरडीओ को यह द्वीप दे दिया। किस लिए? परीक्षण करने के लिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे व्यक्तित्व जो भारत का पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में मान बढ़ाया, इन्हीं के नाम पे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। व्हीलर द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया। व्हीलर द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप इन्हीं के नाम पे रखा गया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम व्हीलर द्वीप को क्या कहते थे पता है आपको? वे व्हीलर द्वीप को थिएटर ऑफ एक्शन कहा करते थे। 1993 में व्हीलर द्वीप को उड़ीसा गवर्नमेंट ने डीआरडीओ को आवंटित किया और इसी साल 30 नवंबर 1993 को व्हीलर द्वीप पर पृथ्वी मिसाइल का पहला परीक्षण किया गया। उस समय जब उड़ीसा सरकार ने डीआरडीओ को व्हीलर द्वीप आवंटित किया था तो यह द्वीप बिल्कुल निर्जन था, यहां पे जनसंख्या नहीं रहती थी। इससे यह भी सुविधा हुआ कि किसी को विस्थापित करना नहीं पड़ा और जब जनसंख्या जहां रहती है तो उनका हजारों साल का इतिहास रहता है, संस्कृति रहती है और उसको विस्थापित अगर आप कर देते हैं तो उनकी संस्कृति, उनकी जुड़ाव, उनका लगाव सब चीज बर्बाद हो जाता है। तो व्हीलर द्वीप एक निर्जन द्वीप था जिससे सरकार को आवंटित करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आया और यहां जनसंख्या नहीं रहने से कोई भी व्यक्ति आहत भी नहीं हुआ। मगर व्हीलर द्वीप पर एकीकृत परीक्षण रेंज के निर्माण के बाद आम जनता को यहां आना प्रतिबंधित है। पहली बात, यहां पे केवल डीआरडीओ के कर्मी आएंगे या सैन्य कर्मी आएंगे या रक्षा मंत्रालय। यहां पे केवल डीआरडीओ के कर्मियों को आने की अनुमति है या रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों को इस द्वीप की यात्रा करने की अनुमति है। अगर आम आदमी आएगा तो काफी चीजें देखिए, यहाँ के सिक्योरिटी जो है वो लीक हो जाएगा। किस तरह से परीक्षण करते हैं, कहां परीक्षण करते हैं, चीजें लीक हो जाएगा। इसलिए आम जनता के लिए यह बिल्कुल बंद है। एक प्रश्न और बनता है यहां पर कि व्हीलर द्वीप या अब्दुल कलाम द्वीप किस नदी के मुहाने पर है? तो यह देखिए उड़ीसा के ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर है। उड़ीसा के ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर व्हीलर द्वीप है। अब चलते हैं श्रीहरिकोटा द्वीप पर। यह द्वीप भी भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह देखिए हम लोग आ गए अभी श्रीहरिकोटा द्वीप पर। आइए अब इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। यह है श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप भारत के आंध्र प्रदेश के तट पे बसा है। श्रीहरिकोटा द्वीप भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, यानी इसरो का यह लॉन्चिंग पैड है। यहां से इसरो अपने उपग्रहों को लॉन्च करता है और इस लॉन्चिंग पैड का नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। इस अंतरिक्ष केंद्र से पीएसएलवी और जीएसएलवी की रॉकेट के द्वारा ही उपग्रह को स्पेस में छोड़ा जाता है।
श्रीहरिकोटा द्वीप से यहां पर देखिए दक्षिण में काफी जमीन एक सकरा और पतला होता जा रहा है। दोनों तरफ पानी है। एक तरफ पूर्व के तरफ बंगाल का खाड़ी और पश्चिम के तरफ यहां पर देखिए जहां कर्सर चल रहा है पुलिकट झील है। पश्चिम में पुलिकट झील और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। इन दोनों के बीच में श्रीहरिकोटा द्वीप आता है। यानी पुलिकट झील को बंगाल के खाड़ी से अलग करने वाले आइलैंड का नाम है श्रीहरिकोटा आइलैंड। चलते हैं आगे। आगे है पंबन द्वीप। आइए चलते हैं पंबन द्वीप के पास। यह देखिए पंबन द्वीप है। इसको रामेश्वर द्वीप भी कहते हैं। पंबन द्वीप को रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है। यह देखिए कितना अद्भुत नजारा है पंबन द्वीप का। यहां पर देख लीजिए पंबन द्वीप यह रामेश्वरम द्वीप पे भारत का अधिकार है और इसका प्रशासन का कार्य तमिलनाडु सरकार देखती है। पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम नामक हिंदू तीर्थ स्थान है। जिस तरह से उत्तर भारत में काशी है, बनारस है, उसी तरह से दक्षिण भारत में रामेश्वरम है। हिंदुओं के लिए जितना महत्व काशी रखता है उत्तर भारत में, उतना ही दक्षिण भारत में हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों को रामेश्वरम का। पंबन द्वीप में देखिए यहां पे रामेश्वरम है। यह लोकेशन है। कितना अद्भुत नजारा, वाओ, इतना शानदार नजारा। ये देखिए छोटे छोटे नाव है। पंबन द्वीप पर एक और प्रसिद्ध स्थान है जिसका नाम है धनुषकोटी। आइए चलते हैं धनुषकोटी। यह देखिए है धनुषकोटी। धनुषकोटी पंबन द्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह देखिए पंबन द्वीप है। यहां से देखिए ये क्षेत्र पूर्व की तरफ आ गया और यहां पे आने पे दक्षिण पूर्व, यानी पंबन द्वीप के दक्षिण पूर्व में धनुषकोटी है। यहां पर पंबन द्वीप का धनुषकोटी क्षेत्र है। यहां से रेलवे लाइन प्रारंभ होकर श्रीलंका के तलमैनार तक रेलवे लाइन समुद्र के ऊपर बिछाया गया है, जिसकी लगभग दूरी है 18 मील। यह देखिए राम सेतु या इसे एडम ब्रिज भी कहते हैं। भगवान राम के द्वारा जो बनाया गया सेतु था उनके वानर सेना के द्वारा, यही एडम ब्रिज है। इसे ही राम सेतु कहते हैं। आइए चलते हैं अब एलिफेंटा द्वीप पर। यह देखिए एलिफेंटा द्वीप पर हम लोग पहुंच गए। ये रहा एलिफेंटा द्वीप। कितना शानदार नजारा है। बीचों के इस द्वीप के बीच में भी देखिए एक झील है। आइए एलिफेंटा द्वीप के बारे में जानते हैं। एलिफेंटा द्वीप खंभात के खाड़ी में है। यह देखिए खंभात के खाड़ी है। एलिफेंटा द्वीप खंभात के खाड़ी में नर्मदा नदी, इधर से नर्मदा नदी आता है। नर्मदा नदी के मुहाने पर है। एलिफेंटा द्वीप के आसपास पेट्रोलियम का बड़ा भंडार मिला है, मगर इसका अभी भारत सरकार के द्वारा दोहन नहीं किया जा रहा है, यानी इसको संरक्षित रखा गया है। एलिफेंटा द्वीप मुंबई बंदरगाह क्षेत्र में ही आता है, जो महाराष्ट्र राज्य के मुख्य भूमि से लगभग 3 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। एलिफेंटा द्वीप ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। तो महाराष्ट्र के मुख्य भूभाग से इसकी दूरी कितना है? 3 किलोमीटर। ये देखिए एलिफेंटा द्वीप का क्षेत्रफल 10 से लेकर 16 वर्ग किलोमीटर है, जो ज्वार भाटा के साथ बदलता भी रहता है, यानी परिवर्तनशील है। ये ज्वार भाटा आता है तो कुछ डूब जाता है और कुछ बचा रहता है। एलिफेंटा द्वीप के दक्षिण में देखिए एक छोटा सा गांव है। यह गांव है। इस गांव का नाम गढ़पुर है। गढ़पुर के नाम पर ही एलिफेंटा का भारतीय नाम गढ़पुर द्वीप है। एलिफेंटा द्वीप जो है, इसका जो एलिफेंटा नाम है वो भारतीय नाम नहीं है। एलिफेंटा द्वीप का भारतीय नाम गढ़पुर है। और गढ़पुर क्यों पड़ा? इस छोटे से गांव का नाम गढ़पुर है। इसी के नाम के आधार पे इस पूरे द्वीप का नाम गढ़पुर रखा गया। तो यहां प्रश्न ये उठता है कि एलिफेंटा द्वीप इसका नाम कैसे पड़ा? आइए बता देते हैं उसको भी। 6वीं शताब्दी में एलिफेंटा द्वीप पर, यानी इस द्वीप पे हाथियों का बड़े बड़े प्रतिमाएं बनाए गए, उनका गुफाएं बनाया गया।
मगर जब अहमदाबाद के राजा पुर्तगालियों को यह द्वीप सौंप दिए, जब पुर्तगाली भारत में व्यापार करने आए, जब पुर्तगालियों को यह द्वीप सौंप दिए गए, तो पुर्तगालियों ने यहां पे एक विशाल हाथी का प्रतिमा देखा। विशाल हाथी की प्रतिमा को देखने के बाद उन्होंने एलिफेंटा द्वीप रख दिया। आज भी वो प्रतिमा है, उस विशाल हाथी का प्रतिमा आज भी है। इस विशाल हाथी की प्रतिमा को मुंबई ले जाके विक्टोरिया गार्डन में रख दिया गया है। विक्टोरिया गार्डन अंग्रेजों के समय था, उस गार्डन का नाम अब बदल दिया गया है। उसका नाम रखा है जीजा माता उद्यान। जीजा माता उद्यान, जो पूर्व में विक्टोरिया गार्डन था, उसी का नाम बदलकर जीजा माता गार्डन रखा गया है। एलिफेंटा द्वीप पर एक प्रसिद्ध प्रतिमा पाया जाता है। किनका वो प्रतिमा है? वह भगवान शिव का प्रतिमा है, जो त्रिमूर्ति शेप में है। आइए चलते हैं सालसेट द्वीप के पास। यह देखिए सालसेट द्वीप है। सालसेट द्वीप पर ही मुंबई और थाने स्थित है। मुंबई जो भारत का माया नगरी है, इसी द्वीप पे बसा है, और थाने शहर भी। चलते हैं आगे। आगे है लक्षद्वीप। यह एरिया देखिए लक्षद्वीप है। हम लोग लक्षद्वीप पहुंच गए। यह पूरा क्षेत्र लक्षद्वीप है, यहां से लेके यहां तक। यहां पे छोटे छोटे आइलैंड है, यह देखिए, बहुत ही छोटे छोटे, बहुत खूबसूरत और छोटे छोटे आइलैंड है। आइए इसके बारे में जानते हैं कुछ। लक्षद्वीप भारत के, ये देखिए, दक्षिण पश्चिम तट है। यहां से लगभग 200 से लेके 440 किलोमीटर एरिया में लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप को ही लंका द्वीप या मिनिकॉय द्वीप के नाम से जाना जाता था। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि इसका 32 वर्ग किलोमीटर में ही क्षेत्रफल, मेन क्षेत्रफल है, जबकि इसका अनूप क्षेत्र, यानी ये यहां से लेके यहां तक का एरिया लगभग 4200 वर्ग किलोमीटर में है, मगर मेन भूमि लगभग 32 वर्ग किलोमीटर में ही है। लक्षद्वीप का राजधानी कवरत्ती है। यह देखिए, यहां पे कवरत्ती है। कवरत्ती लक्षद्वीप का राजधानी है। मूंगा चट्टानों से लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। मूंगा काफी रंग बिरंगे होते हैं। ये देखिए, ये सब मूंगा है। ये एक समुद्री जीव होता है जो कैल्शियम के खोल में रहते हैं। ये कैल्शियम के बने खोल में मूंगा रहते हैं। ये देखिए, काफी दर्शनीय लगते हैं। ये सब मूंगा जीव है। देखने में काफी अद्भुत नजारा लगता है। इसमें रंग बिरंगे मछलियां रहते हैं, काफी तरह के जीव रहते हैं। बिल्कुल समुद्र का पानी साफ रहता है, और गोताखोर जब जाते हैं तो कितने अच्छा लगता है इसको देखने में। देख के मन काफी आनंदित हो जाता है। यह देखिए मूंगा, छोटे छोटे मूंगे हैं, रंग बिरंगे मूंगे हैं। अब यहां देखिए कैल्शियम है, कैल्शियम के खोल में मूंगा रहते हैं। यह लाखों करोड़ों की संख्या में एक साथ रहते हैं। यहाँ पे जो मैं गुलाबी कलर से बनाया है, यहाँ पर देखिए ये मूंगा लाखों करोड़ों की संख्या में रहते हैं। उनकी एक कॉलोनी होती है। ये नीचे से बिल्कुल, यहाँ बीच बीच में देखिए गैप भी होता है। इनके बीच बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होता है। इसमें मछलियां आके अपने अंडे देती हैं, और समुद्र के अन्य जीव भी आके इसमें रहते हैं। मछलियां अपने बच्चों को, अंडों को बड़े जीवों से इसमें बचाते हैं इसको, क्योंकि मूंगा जो होते हैं, मूंगा काफी हार्ड होते हैं और एक समूह में रहते हैं, तो इसमें बड़े जीव का प्रयोग करना इतना आसान नहीं होता। तो जब ये मूंगा अपना खोल छोड़ते जाते हैं, जिससे यह इकट्ठा होते 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 समुद्र में ऊपर जब उठाता है, तो यह एक द्वीप की तरह हो जाता है, आइलैंड की तरह हो जाता है, और जिससे एक आइलैंड का निर्माण होता है। लक्षद्वीप इन्हीं मूंगा चट्टानों से मिलकर बना है। यह ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में यहां पर देखिए, ये मूंगों के द्वारा तैयार किया गया एक दीवार की तरह है, जिससे ऑस्ट्रेलिया के कोस्टल एरिया में किसी साइक्लोन या तूफान आने से यह दीवार रोकता है उन्हें। इसको बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के साथ विस्तृत है। यह मूंगों के द्वारा बनाया गया कॉलोनी विश्व का सबसे बड़ा कॉलोनी है। हम लोग भारत के सभी आइलैंड को लगभग देख लिए हैं। अब चलेंगे अगले दिन नेक्स्ट टॉपिक पे।